मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे आपको मालूम है, पिछले एक महीने से हमारी आर्यन बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली है। उस सीरीज में हमने सभी चैप्टर कंप्लीट करके हमारा आज लास्ट चैप्टर चला हुआ है। लास्ट चैप्टर में हमारा 3 लेक्चर है ये, और लास्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक वायरिंग। तो इसमें हमने 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आपको पीछे के लेक्चर देखने हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट आपको आई बटन में भी मिल जाएगी, जो ऊपर आपको आई बटन शो हो रहा है। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB का प्रयोग घरेलू व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियंत्रण व सुरक्षा के लिए होता है। डबल पोल व ट्रिपल पोल MCB की धारा रेटिंग क्या है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। हमने जो पिछला लेक्चर लिया था 15.2 में हमने 40 क्वेश्चन देखा था। 40 क्वेश्चन में हमने यही बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पर हमारा डिफरेंट था कि इसने यहाँ पे डबल पोल व ट्रिपल पोल के लिए पूछा है, वहाँ पर पूछा था सिंगल पोल के लिए धारा रेटिंग। यहाँ पे पूछा है डबल पोल और ट्रिपल पोल के लिए धारा रेटिंग। सिंगल पोल के लिए हमने धारा रेटिंग बताई थी 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक, लेकिन हमारी डबल पोल ट्रिपल पोल की होती है हमारी 2 एम्पियर से 60 एम्पियर। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, 2 एम्पियर से 60 एम्पियर इसकी धारा रेटिंग होती है डबल पोल और ट्रिपल पोल की। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर सिंगल पोल पूछा जाता है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है, सिंगल पोल के लिए पूछा गया है तो 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर। अगर डबल पोल और ट्रिपल पोल के लिए पूछा है तो MCB की रेटिंग होती है 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सर्किट ब्रेकर कब संचालित होता है? देख, सर्किट ब्रेकर पूछा है कब संचालित होते हैं, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में कहा है जब शक्ति की आपूर्ति करनी होती है, जब लाइन की जांच करनी होती है, जब स्विच को चालू करना होता है, जब कभी भी लाइन में दोष उत्पन्न होता है। देखिए, सर्किट ब्रेकर हम इसलिए यूज करते हैं कि ताकि हमारा कोई दोष उत्पन्न हो जाता है ओवरलोडिंग का, या हमारा शॉर्ट सर्किट का दोष उत्पन्न हो जाता है, तब हम उसे सर्किट ब्रेकर के थ्रू उस सर्किट को हम ब्रेक कर सकें, यानी उस सर्किट को तोड़ सकें। तो जो डी में कहा है जब भी कभी भी लाइन में दोष उत्पन्न होता है, इसलिए हम सर्किट ब्रेकर का तभी संचालित होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि MCCB होता है हमारा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। MCCB कितने एम्पियर तक कार्य कर सकते हैं? देखें, MCCB हमारे 25 एम्पियर से 250 एम्पियर तक कार्य कर सकते हैं। जो ऑप्शन बी में कहा है 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक MCCB कार्य कर सकते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 44 में अंडर और ओवर वोल्टेज दोष के दौरान किस प्रकार के रिले का प्रयोग उपकरण को खराबी से बचाने के लिए किया जाता है? देखिए, वो जो खराबी से बचाने के लिए किया जाता है वो यूज करते हैं हम वोल्टेज सेंसिंग रिले का। किसका करते हैं? वोल्टेज सेंसिंग रिले का। देखिए, इसने पूछा क्वेश्चन में अंडर और ओवर वोल्टेज दोष के लिए, तो उसे हम वोल्टेज सेंसिंग, देखिए ओवर वोल्टेज के लिए पूछा है तो यानी वो वोल्टेज को ही सेंस करेगा, तो इसलिए हम वोल्टेज सेंसिंग रिले का ही यूज करते हैं। अगर धारा आती है यहाँ पर तो हम करते हैं धारा सेंसिंग यानी करंट सेंसिंग रिले का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे वोल्टेज सेंसिंग रिले का। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि विद्युत पावर प्रणाली में अधिकतर रिले प्रयोग होती है। देखिए, अधिकतर रिले पूछी है, कौन सी रिले हम ज़्यादातर यूज करते हैं विद्युत पावर प्रणाली में? वो करते हैं हम विद्युत चुम्बकीय रिले। कौन सी करते हैं? विद्युत चुम्बकीय रिले हम अधिकतर यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किसी मोटर के लिए अति भार धारा सुरक्षा खालिस्तान से प्रदान की जाती है। किसी मोटर के लिए अति भार धारा सुरक्षा खालिस्तान से प्रदान की जाती है। कि मोटर के लिए पूछा है कि किसके द्वारा हम अति भार धारा सुरक्षा यानी ओवरलोड धारा सुरक्षा प्रदान करते हैं? कार्टिज फ्यूज के द्वारा, किटकैट फ्यूज के द्वारा, अति भार रिले के द्वारा, तापीय रिले के द्वारा। वो करते हैं हम अति भार धारा रिले के द्वारा। देखिए, क्वेश्चन से भी ज़्यादातर आंसर मिल जाते हैं। जब हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तभी हमें आंसर मिल जाता है। देखिए, इसमें कहा है मोटर के अति भार धारा सुरक्षा के लिए हम यूज कर रहे हैं, और ऑप्शन में दिया है अति भार धारा रिले, तो हम अति भार धारा सुरक्षा के लिए अति भार धारा रिले का यूज करते हैं। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि तापीय रिले विद्युत के खालिस्तान पर आधारित होती है। प्रभाव पूछा है कि कौन सा विद्युत का प्रभाव होता है तापीय रिले में?
चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, किरण प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। देखिए तापीय रिले आपको नाम से पता लग रहा है, तापमान यानी तापीय रिले यानी इसमें तापमान का संबंध है। और तापमान हमें कौन से प्रभाव में देखने को मिलता है, वो मिलता है हमें ऊष्मीय प्रभाव में। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, ऊष्मीय प्रभाव हमारा इसका राइट आंसर बनता है। तापीय रिले हमारी ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि नियंत्रण परिपथ में विभिन्न प्रकार की रिले का प्रयोग किया जाता है। ये नियंत्रण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक पूर्ण निर्धारित अवस्था पर कार्य करती है। कुछ रिले डिले टाइम पर कार्य करने में सक्षम होती है। निम्न में से किस डिले टाइम रिले में उपयोग करते हैं। देखिए ये रिले पूछी है कि ये रिले बताइए डिले टाइम के अंतर्गत आती है। ये होती है हमारी तापीय रिले, हमारी डिले टाइम के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये तापीय रिले है यहाँ पर, ठीक है। तो तापीय रिले हमारा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि बंद अतिधारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुना क्या होना चाहिए। देखिए धारा फैक्टर, धारा वहन क्षमता, सामान्य धारा वहन क्षमता के लिए रेटिंग फैक्टर का गुणक पूछा है, कितना होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए 0.81। कितना हो जाए 0.81 हमारा रेटिंग फैक्टर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः खालिस्तान के लिए किया जाता है। वो हम यूज करते हैं घरेलू वायरिंग के लिए, हम लूपिंग विधि का यूज करते हैं। जो ऑप्शन बी में कहा है घरेलू वायरिंग के लिए हम लूपिंग का यूज करते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, घरेलू वायरिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक 15 वाट क्षमता के सोल्डरिंग आयरन को निरंतरता परीक्षण के लिए टेस्ट लैंप की श्रेणी में संयोजित किया जाता है। टेस्ट लैंप की श्रेणी में संयोजित कर रहे हैं हम, सोल्डरिंग का हमें परीक्षण करना है। तो लैंप प्रकाशित नहीं होता, लैंप हमारा प्रकाशित नहीं हो रहा है, परंतु लैंप की प्रोड्स पर स्पार्क पैदा होता है। इसका कारण क्या है। देखिए इसका कारण ये होता है जो हमारा लैंप है उसकी वाटेज अधिक है, इसलिए लैंप हमारा जल नहीं पा रहा है वाटेज अधिक होने के कारण, और प्रोड्स पर स्पार्क पैदा हो रहा है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, सीरीज लैंप की वाटेज अधिक होने के कारण प्रोड्स पर स्पार्क होता है और लैंप हमारा जलता नहीं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एनई कोड यानी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग होना चाहिए। देखिए न्यूट्रल के लिए हमारा होना चाहिए काला यानी ब्लैक। ये मैं आपको बता देता हूँ, होता है हमारा RYB। देखिए RYB रेड येलो ब्लू होता है हमारा 3 फेज के लिए, और ब्लैक होता है हमारा न्यूट्रल के लिए, और ग्रीन होता है हमारा अर्थ के लिए। आपको ये याद रखना है RYBBG, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रेड येलो ब्लू ब्लैक ग्रीन, ये 3 फेज है, ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा अर्थ है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे न्यूट्रल लाइन के लिए पूछा है, ये बनता है हमारा ऑप्शन सी सही राइट आंसर। तो काला इसका हम कलर कोड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेच लगाने हैं। देखिए कंक्रीट की दीवार है और छत है हमारी, उस पर पेच लगाने हैं। लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। देखिए लगाने के लिए हम सबसे पहले उसमें छिद्र करते हैं, छिद्र में हमें फिर उसमें गिट्टी डालते हैं। देखिए गिट्टी, देखिए ये होती है हमारी गिट्टी। ये आपने प्लास्टिक की सफ़ेद गिट्टी देखी होगी। ये हम उस छिद्र में, छिद्र करने के बाद में ये गिट्टी फंसा देते हैं, फिर फंसाने के बाद में हम इसमें पैच लगाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब आपके घर पर इलेक्ट्रीशियन आया होगा, ये गिट्टी होती है, लेकिन इसे हम अपनी इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में बोलते हैं रावल प्लग। क्या बोलते हैं, रावल प्लग। तो यहाँ पर यही पूछा है कि वो वस्तु बताइए जिसका हम प्रयोग करते हैं कंक्रीट की दीवार और छत पर, वो करते हैं हम रावल प्लग का। इसे हम अपनी भाषा में गिट्टी बोल देते हैं, लेकिन हम अपनी इलेक्ट्रिकल भाषा को लेकर चलेंगे, वो होता है हमारा रावल प्लग। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि IE इंडियन इलेक्ट्रिकल नियमों के अनुसार किसी भी तार की स्थापना के समय में करंट रिसाव अधिक से अधिक क्या हो सकता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जब हमने थ्योरी भी पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि हमारा जो लीकेज करंट होता है वो हमारा हो सकता है, वो हो सकता है हमारा जितनी भी धारा है उसका 1/5000वें भाग के बराबर वो हमारा लीकेज करंट हो सकता है। अगर इससे अधिक होता है हमारा, वो हमारा खतरे की पहचान होती है, तब हमारा ELC भी कार्य कर लेता है। तो ये पूछा है कि जो हमारा करंट रिसाव अधिक से अधिक क्या हो सकता है, वो होता है हमारा फुल लोड करंट का 1/5000वां भाग। तो जो ऑप्शन डी में कहा है,
ठीक है, इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। ये आपको याद रखना है कि जो लीकेज करंट होता है वो हमारा हो सकता है फुल लोड का 1/5000वां भाग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी रहती है वहां केबल को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम? वो करते हैं हम धात्विक लचीली नलिका का। किसका करते हैं? धात्विक लचीली नलिका, यानी वो मेटल की बनी होती है और लेकिन वो लचीली नलिका होती है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि मेन से आपूर्ति को विभिन्न शाखा में ले जाने के लिए 3 प्रकार की वायरिंग प्रणाली की जाती है। ठीक है जी। आई यानी इंडियन इलेक्ट्रिकल नियमों अनुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल अथवा उसके भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है जिसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, उस रिंग का क्षेत्रफल पूछा है वो कितना होना चाहिए? वो क्षेत्रफल होना चाहिए हमारा 100 वर्ग मीटर। कितना होना चाहिए? 100 वर्ग मीटर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए 100 वर्ग मीटर हमारा वो क्षेत्रफल होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सामग्री और केबल के अनुमान के लिए अधिक उपयोग आरेख खालिस्तान होगा। सामग्री और केबल के अनुमान के लिए हम जो आरेख बनाते हैं वो आरेख पूछा है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा अभिविन्यास आरेख और वायरिंग आरेख। क्या होता है? अभिविन्यास आरेख और वायरिंग आरेख, जो ऑप्शन ए में कहा है। राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। इस आरेख की मदद से हम सामग्री और केबल का अनुमान लगा लेते हैं कि सामग्री कौन सी कितनी लगेगी और हमारा केबल कितना लगेगा। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को खिसकाना होता है वहां उपयुक्त जोड़ है। देखिए, मैंने आपको इलेक्ट्रिकल केबल्स व सोल्डरिंग वाले चैप्टर में आपको मैंने प्रत्येक जोड़ के बारे में बताया था कि कौन सा जोड़ कहाँ पर यूज होता है। उस लेक्चर में भी आप जाकर देख सकते होगे और अच्छे से समझ भी लोगे कि वहाँ पर हमारा कौन सा जोड़ किस लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को खिसकाना है तो वहाँ पर हम कौन से जोड़ का इस्तेमाल करते हैं? वहाँ पर हम एरियल जोड़ का इस्तेमाल करते हैं, जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में एरियल जोड़ दिया है जिसका हम यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए कौन से प्रकार की वायरिंग प्रणाली उपयुक्त है? देखिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए पूछा है कि कौन सी प्रणाली हमारे वायरिंग के लिए उपयुक्त यानी सही हो सकती है। वो होती है हमारी, देखिए ऑप्शन ए में कहा है ट्री सिस्टम, बी में कहा है रिंग मेन सिस्टम और सी में कहा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम और डी में कहा है रिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। तो जो हमारा सी है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम हमारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए उपयुक्त प्रणाली है वायरिंग की। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि वायरिंग में कौन सी लूपिंग विधि प्रयोग होती है? देखिए, वायरिंग में लूपिंग विधि पूछा है कि कौन सी यूज होती है। वो होती है हमारी 3 प्लेट सीलिंग रोज में लूपिंग आउट। ठीक है, जो ऑप्शन सी में कहा है 3 प्लेट सीलिंग रोज से लूपिंग आउट हमारी लूपिंग विधि में यूज होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस चैप्टर के हमने 60 क्वेश्चन कर लिए है 3 लेक्चर के साथ में। आज हमारा 15.3 लेक्चर था। ठीक है, आज हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग के। तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर 15.4 में देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको पीछे के लेक्चर देखने हैं 15.1, 15.2 और चैप्टर्स भी देखने हैं तो आपको प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्ले लिस्ट आपको आई बटन में भी मिल जाएगी जो ऊपर की ओर शो हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें और नया लेक्चर 15.4 का समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे ITI नगर को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 15.4 में, इसलिए टाटा एंड press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.